नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। एमपी में कलह हुई, तख्ता पलट हुआ और ये बात भी अब धीरे धीरे कल की होने जा रही है। लेकिन आने वाले वक्त में सरकार को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा और जो सरकार चुनाव के बाद बनी थी वो भी एक बार फिर जोर आजमाइश करेगी। लेकिन इस सब के बीच सरकार गिरी क्यों, सरकार कैसे गिरी, इसको लेकर लगातार चर्चाएं जारी रहती। और इन्हीं चर्चाओं के बीच एक बार फिर एक नया वीडियो, एक ऑडियो बेहद चर्चा में है। उसके बाद ट्विटर, बयान, बयान पर बयान, बयान का जवाब बयान, ऐसी चीज़ें लगातार चल रही हैं और मध्य प्रदेश की सियासत में ये बेहद चर्चा में। इसी सब के बीच एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई। वैसे यूं तो चुनाव है राज्यसभा के, लेकिन लक्ष्य सभी विधानसभा के आने वाले चुनाव को करना है। तो चलिए, यही हमारा आज का विशेष, एमपी का तख्ता पलट, अंतर कलह या आदेश। इस विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में शिवराज के ऑडियो ने मचाई महाभारत। कथित ऑडियो में शिवराज कह रहे हैं केंद्र के आदेश पर गिराई सरकार। सांवेर कार्यकर्ताओं को संबोधन का बताया जा रहा ऑडियो। कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना। मध्य प्रदेश में 15 महीनों तक चली कमलनाथ सरकार के तख्ता पलट पर नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी जहां कह रही थी कांग्रेस की अंतर कलह से नाथ सरकार गिरी है, तो वहीं सीएम शिवराज का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें सीएम शिवराज कह रहे हैं हाईकमान से आदेश मिला और हमने कांग्रेस की सरकार गिरा दी। इसके साथ ही आग में घी का काम कर रहा है बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान जिसने आग को और भड़का दिया। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान। लेकिन निर्देश नहीं होते, आला कमान से हर चीज पूछ के काम किया जाता है। यदि मुख्यमंत्री बने हैं शिवराज जी तो निश्चित रूप से हमारे सेंट्रल लीडरशिप ने कहा कि आप मुख्यमंत्री बनिए, परिस्थितियां ऐसी बन गई। निर्देश नहीं होते, पूछ के काम किया जाता है। विजयवर्गीय के इस बयान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर वार तेज कर दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था ये सब बीजेपी हाईकमान के इशारे पर हुआ है। तो ये बात साफ है कि पूरे तरीके से ये प्रधानमंत्री और मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी के मार्गदर्शन में सब काम हुआ है और पूरी तरीके से वो जिम्मेदार है। तुझे उतना बड़ा पद मिलेगा, तो ये अभी तक कहते रहे कि अंतर कला से गिरी कांग्रेस की सरकार। अब अंतर मन की आवाज शिवराज की निकल आई कि केंद्रीय नेतृत्व ने हमको कहा था कि सरकार गिराओ, तो ये बात निकल के आ गई। कितना बड़ा झूठ बोलने वाली पार्टी है। अच्छी तरह से शिवराज सिंह जी का ऑडियो है, आवाज है, वहाँ सांवेर की सभा में उन्होंने कहा। इसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। कहा कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए वो इस तरह की राजनीति कर रही है। देखिए, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है और इसलिए नकारात्मक मुद्दों के आधार पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। अगर मुद्दे हैं तो मुद्दों के आधार पर अभी चुनाव होंगे, उसमें जनता के बीच में जाए, जनता बताएगी कि सत्यता क्या है। ये संगठन का चुनाव, शीर्ष नेतृत्व का मतलब संगठन की बात की थी उन्होंने। ये जो कांग्रेस के पास बचा है क्या? ऑडियो वीडियो में चुनाव लड़ेगी क्या? इसके अलावा उनके पास बचा है क्या? अब इस सियासी घमासान के बीच सीएम शिवराज के एक ट्वीट ने फिर हवा दे दी है। सीएम ने ट्वीट में कहा, पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है, हमारा धर्म तो यही कहता है। क्यों? बोलो सियापति रामचंद्र की जय। राजनीतिक गलियारों में इसके अपने तरीके से अर्थ निकाले जा रहे हैं, पर कांग्रेस को इससे मौका जरूर मिल गया है। एक तरफ प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव है, तो ये सभी वही सीटें हैं जिनके दम पर कांग्रेस की सरकार गिरी और बीजेपी सत्ता में आई। अब देखना होगा क्या इस ऑडियो से इस उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी को घेर पाती है या नहीं। न्यूज वर्ल्ड डेस्क।
तो देखा आपने हमारी ये खास रिपोर्ट। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस हताशा में इस तरह की कदम उठा रही है, और कांग्रेस कह रही है कि अंतर्मन की बात सामने आ गई, इसलिए जो हम कह रहे थे वो सच है। लेकिन बीजेपी फिर कह रही है कि क्या इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। मुद्दों पर लड़िए, जनता मोहर लगाएगी। तो चलिए इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज चावला, जो विधायक हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं। साथ ही हमारे साथ रविंद्र जैन है, वरिष्ठ पत्रकार, और बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर गुलरेज, क्या कहेंगे? बहुत कुछ है, और अब तो आपके नेताओं ने ही उस चर्चा को और गर्म कर दिया। कोई कह रहा है कि सरकार जो भी कुछ हुआ है वो हाईकमान से अनुमति ली जाती है, पूछा जाता है उनसे, और हाईकमान ने चाहा तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। उसके साथ ही और भी यही कहा जा रहा है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, इस तरह के भी आरोप आप लगा रहे हैं। लेकिन ये आखिर है क्या? आप कल तक कहते रहे कि अपने बोझ तले गिरी है, और फिर अब ये चर्चाएं, इसे कैसे देखते हैं? वही दिग्विजय सिंह ने तो ये भी चुनौती दी है कि उन विधायकों ने अभी तक इनकार नहीं किया कि वो खरीदे गए। तो अब कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को, क्या कहेंगे? रिजवान जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अवसर दिया और प्लेटफॉर्म दिया कि हम झूठ के ऊपर से पर्दाफाश कर सके, पर्दा हटा सके। उसके लिए देखिए, ये जो शिवराज जी की जो क्लिप चल रही है और इनका जो कांग्रेस पार्टी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, जो चुनाव के पहले एक्टिव होता है, बाकी समय तो ये लोग सोते रहते हैं या फिर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, तो वो अभी एक्टिव हुआ है। और आप देखते जाइए, ऐसा काम करते जाते हैं लोग, क्योंकि इनके पास जनता के सामने जाने के लिए कोई विषय नहीं है। तो एक डॉक्टर्ड वीडियो बना दें, उसमें आप आवाज जोड़ दें, कोई किसी प्रकार की चीजें सर्कुलेट कर दें, तो ये काम सबसे जो घिनौना और सबसे आसान काम है, ये वही कर सकते हैं, वही कर रहे हैं। तो जनता भी समझती है कि कांग्रेस की रीति नीति क्या है, इनके किस तरह से शगुफे छोड़ने में ये लोग माहिर हैं, किस प्रकार से ये डॉक्टर काम करने के लिए माहिर हैं, क्योंकि डॉक्टर काम कर करके ही इन्होंने इतने साल सरकारें चलाई है। तो जो काम ये करना जानते हैं, खुराफाते करना जानते हैं, वे ही करेंगे। हम काम करते रहेंगे, हम काम करते हैं, काम करते रहेंगे, और जनता सब कुछ देख रही है। सारा झूठ इनका पर्दाफाश होता है। आपने कैलाश जी भाई साहब की जो बात दिखाई, बिल्कुल सच कहा उन्होंने कि आदेश जो उनसे तो आदेश लिया जाता है केंद्र से, और डेफिनेटली हम विपक्ष थे, और विपक्ष का कार्य होता है कि सभी स्थिति परिस्थिति पर ध्यान रखकर देश के हित में, प्रदेश के हित में, जनता के हित में क्या निर्णय लिया जाए। जब केंद्र से जब अनुमति ली गई तो उन्होंने कहा कि शिवराज जी आप आगे बढ़ो, और शिवराज जी आगे बढ़े और हमने सरकार बनाई। और जब सरकार की गिरेगी किसी की, तो विपक्ष का तो ये धर्म बनता है कि सरकार बनाए, एक अच्छी सरकार दे। हमने वही काम किया। देखिए, अच्छी सरकार है, आज कोरोना कंट्रोल में आ रहा है, आज किसानों का जो गेहूं खरीदने में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बन गया। आप सोचिए कि कमलनाथ जी की सरकार होती तो आज त्राहिमाम होता, लाशों के ढेर लग जाते हैं, मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री निवास से बाहर नहीं निकलते, किसानों का ना बीमा होता, ना उनका गेहूं खरीदा जाता। तो ये तो अहोभाग्य है मध्य प्रदेश का। चलिए, मध्य प्रदेश बहुत खुशकिस्मत है, आपके हाथ नेतृत्व है, शायद आप ऐसा ही कुछ कह रहे हैं। लेकिन अभी खुशकिस्मती का दौर नहीं है, अभी दौर तो बहुत चिंताओं का है और बहुत चुनौतियों का है, और बहुत अच्छी किस्मत है, ये बात हम बहुत पहले भी सुन चुके हैं। मनोज चावला, क्या कहेंगे आप? ये डॉक्टर्ड वीडियो प्रचारित कर रहे हैं आप, बीजेपी इस तरह का आरोप लगा रही है, और आपके पास चुनाव के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, जनता आपको नकार देगी, आप अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, मुख्यमंत्री कमलनाथ अगर होते तो निकलते ही नहीं और लाशों के ढेर लग जाते, खरीदा फसल बहुत बड़े पैमाने पर खरीद ली गई, इस तरह की बहुत ढेर सारी बातें कह रहे हैं डॉक्टर गुलरेज शेख। जी, धन्यवाद आपको। सबसे पहले मैं
शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने खुद इस षड्यंत्र से पर्दाफाश किया कि किस तरह उनके आकाओं के कहने पर जो चुनी हुई जनता की लोकतांत्रिक सरकार थी उसे गिराया गया। मनोज जी मैं आपको थोड़ा रोकूंगा, यदि आप थोड़ा और पीछे हो जाए जहां आप बैठे थे पहले, इसलिए कि अब आप थोड़ा सा और पीछे हो जाएंगे। जी बोलिए। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया कि हमारे आकाओं के कहने पे हम लोगों ने जो कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी, जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार थी, उसे गिराया है। तो दुबे जी मेरे बड़े भाई हैं। गेहूं खरीदी की बात भी आप लोग कर रहे हैं। गेहूं खरीदी में इस बार जितने किसान परेशान हुए इतने किसान कभी परेशान नहीं हुआ। लंबी लंबी किलोमीटर की लाइनें लगी हैं, 8-8 10-10 दिन तक उनके गेहूं नहीं खरीदे गए हैं। हर जगह चक्का जाम हुए हैं, हर जगह किसानों ने प्रदर्शन किए हैं। जब इन लोगों को तब ये कोरोना की महामारी फैल रही थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग सरकार बनाने में लगे हुए थे। और माननीय कमलनाथ जी के लिए कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ जैसे ही चाहे मंदसौर में अत्यधिक बारिश का मामला हो, चाहे और भी जगह हो, हर जगह मुख्यमंत्री जी स्वयं गए हैं। और ये बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार लगाते आए हैं, जबकि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी थे और उन्होंने जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किए वैसे काम करके दिखाए। चलिए मनोज जी, मैं आपसे और भी चर्चा आगे करूंगा, लेकिन आप थोड़ा और पीछे हो जाइए, इसलिए कि आप थोड़ा सा आप फ्रेम से कट रहे हैं, थोड़ा सा और पीछे हो जाइए। जी रविंद्र जी, आपने सुना, क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे, क्या सोचेंगे? नित नए ऑडियो वायरल हो रहे हैं और डॉक्टर गुलरेज तो सिरे से नकार रहे हैं और हम भी पुष्टि नहीं कर सकते उन चीज़ों की, वो तो सिरे से नकार रहे हैं इन चीज़ों को। तो आप कैसे देखते हैं आने वाले वक्त में बहुत ढेर सारे इसी तरह से ऑडियो वीडियो एक दूसरे के वायरल होंगे, दिखाए जाएंगे, जैसे पहले कुछ फिल्मांकन किया गया था, कुछ उसमें कुछ चीज़ें डाली गई थी, कई फिल्मी गानों का इस्तेमाल, कई फिल्मी सीनों का इस्तेमाल किया गया था। तो क्या इस बार इस तरह के वीडियो और ऑडियो ही दिखेंगे इस बार चुनाव में, लगता क्या है? देखिए इकबाल भाई, सबसे पहली बात तो मैं आदरणीय गुलरेज जी ने जो कहा है उन पर मैं पूछना चाहूंगा कि किस लेबोरेटरी से वो जांच होकर आ गया है कि वो फर्जी है, क्योंकि अभी तक खुद शिवराज सिंह चौहान ने इसका खंडन नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ और जिम्मेदार नेता हैं उन्होंने इसका खंडन नहीं किया है कि ये फर्जी है, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता यदि इस बात को कह रहे हैं तो उन्होंने उसका साक्ष्य भी देते तो ठीक रहता। दूसरा रिजवान भाई, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं शिवराज जी को पिछले लंबे समय से जानता हूँ, 3 दशक से लाइव में उनको देख रहा हूँ। इतना परिपक्व नेता है, इतने धैर्यवान, इतने संयमवान नेता है। इसके बाद उनका जो चौथा कार्यकाल है वो मेरे समझ के परे है, मेरे एकदम सिर के ऊपर से निकल रहा है कि अचानक शिवराज जी को क्या होता है कि पार्टी लाइन से अलग हटकर वो कुछ इस तरह की बातें कह रहे हैं जो हमेशा पार्टी को नुकसान पहुंचाता है। आपने देखा होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भोपाल आए थे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद, तो उस समय उन्होंने जो उनके स्वागत में भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि अब हमें रावण से लड़ने के लिए एक विभीषण मिल गया है। और आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बड़ी उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उन्हें विभीषण कहकर ऐसा तमगा दिया है कि उनके ऊपर वो अब चिपक गया है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि पिछले दौर जब ये बात आई कि नरोत्तम मिश्रा जी कुछ नाराज हैं सरकार से, तो शिवराज जी उनके घर गए। मैं जानना चाहता हूं कि बगैर किसी ओकेशन के पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता किसके घर गए। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं अभी कि जो बयान आया है शिवराज जी का कि पार्टी नेतृत्व के कहने पर हमने ये सब किया है। देखिए, यदि शिवराज जी ने ऐसा नहीं किया होता, यदि बयान गलत होता, ऑडियो गलत होता, तो वो ट्वीट पर ये नहीं लिखते कि मैं संहार करूंगा जय श्री राम, हमें तो दलितों, हमें तो आतताइयों का या पापियों का संहार करना है। यानी उन्होंने सीधा सीधा अपने एक तरह से ऑडियो की पुष्टि की है। तो ये जो ऑडियो आया है, निश्चित तौर पर कांग्रेस हताश निराश बैठी थी, कांग्रेस के हाथ में एक मुद्दा तो लगा है निश्चित तौर पर, और वो उसको बुलाने की कोशिश करेगी। देखिए, राजनीतिक दल चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो,
दोनों का लक्ष्य सत्ता के नजदीक जाना होता है, सत्ता प्राप्त करना होता है। जैसा अभी तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस की तमाम कमियों को उजागर करते हुए हमें सत्ता में आना था, वो आ गए सत्ता में। अब कांग्रेस भी उसी तरह के हथकंडे अपनाएगी। उसके पास जो भी ऑडियो वीडियो मिलेगा, आज अभी थोड़ी देर पहले एक घटनाक्रम हुआ है, शायद आपको जानकारी होगी कि ग्वालियर में तमाम सारे वो नेता जो सिंधिया जी के चरणों में बैठा करते थे कांग्रेस के, आज वो तमाम सारे नेता इकट्ठे होकर वहां एडिशनल डीजीपी के कार्यालय में पहुंचे हैं और सिंधिया जी के खिलाफ एफआईआर कराने का एक आवेदन दिया गया है। एक ऑडियो आप पिछले 2 दिन से सुन रहे होंगे अशोकनगर की, कि अशोकनगर में एक अनीता जैन जो वहां 4 बार से पार्षद है, वो सिंधिया जी को इस कदर डांट रही है कि आपने मेरी बहू का टिकट क्यों नहीं किया महाराज, आपने मेरे साथ दगा क्यों किया, आपके पीए के कहने पर मैंने 50 लाख रुपए रखवा दिए थे। यदि रिजन भाई इस तरह की ऑडियो आ रही है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को उत्साह मिल रहा है, कांग्रेस का मनोबल बढ़ रहा है। चुनाव का टाइम है, हर राजनीतिक पार्टी मुद्दे ढूंढती है। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता यदि कांग्रेस को मुद्दे देंगे तो वो भी राजनीति कर रहे हैं, उन मुद्दों को बनाने की कोशिश करेंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आपसे मेरा आपसे एक सवाल है, शिवराज जी जैसे धैर्यवान गलतियां क्यों हो रही है, रविंद्र जी, ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। रविंद्र जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या कांग्रेस सिर्फ इसी तरह से वायरल वीडियो के सहारे कोई चुनाव लड़ पाएगी? इसलिए कि मैदान में कांग्रेस उस तरह से नजर नहीं आ रही है। मैदान में बीजेपी सोशल डिस्टेंसिंग का आरोप लगाएं, चाहे जो भी करें, वर्चुअल रैली की बात करें, बहुत तरह की बातें करें, लेकिन बीजेपी और उसके नेता मैदान में दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस जो है वो इसी तरह से ऑडियो वायरल करके, वीडियो वायरल करके, एक जूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत करना चाहती है। क्या जनता तक उससे संदेश पहुंच पाएगा? इससे बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि आज की तारीख में कांग्रेस को जो करना चाहिए, कांग्रेस को जिस तरह संगठन पर मजबूती देना चाहिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक और चुनाव में समिति जो बनाई है उनके लोगों को मैदान में उतार दिया है, वो लगातार असंतोषों को समझाने और बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पार्टी कार्यालय में रणनीति बन रही है, फील्ड में उनके कार्यकर्ता घर घर जाकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस में सिर्फ इतना दिखता है कि कमलनाथ जी के बंगले पे 4 लोग मीटिंग करते हैं और वहां से निकल के वो दिग्विजय सिंह जी के बंगले पे जाते हैं, फिर दिग्विजय सिंह जी उनको बोलते हैं कि ग्वालियर की मीटिंगों में तो मुझे बुला ही नहीं गया है। तो ये जो चीजें हैं, मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि कांग्रेस संगठन की दृष्टि से कांग्रेस कमजोर नहीं, मतलब कांग्रेस बहुत कमजोर है, कभी मजबूत भी नहीं रही है। लेकिन कांग्रेस की सारी उम्मीदें इस बात पर टिकी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई बड़ी फूट होगी, क्योंकि जो सिंधिया समर्थक आए हैं 22 बड़ी संख्या में है, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा पर्चा चिपका दिया गया कि आपने 35 करोड़ रुपए लिया है। उस पर्चे को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी फूट को मद्देनजर और जनता के बीच में किस तरह का आक्रोश पैदा कर देना कि ये लोग सब गद्दार हैं, ये सारे लिखे हुए लोग हैं, इन सारी सिद्धियों को बनाकर कांग्रेस विधानसभा तक चलना चाहती है। लेकिन संगठन के स्तर पर कांग्रेस कुछ कर रही है, ये मुझे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। निश्चित तौर पे कांग्रेस को अभी बहुत कुछ करना होगा, लेकिन कांग्रेस केवल इस समय जनता की नाराजगी और भारतीय जनता पार्टी की फूट के आधार पर ही चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर गुलरेज, सुना आपने क्या कहा, रविंद्र जैन साहब क्या कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत ढेर सारे सवाल खड़े किए हैं उन्होंने, और ये आए दिन ये ऑडियो वायरल हो रहे हैं, मुसीबत तो खड़ी करेंगे ही। ये मैंने जैन साहब को भी अच्छी तरह से सुना और चावला जी को भी सुना। देखिए, ये जो इन्होंने जो ऑडियो वायरल किया है सिंधिया जी वाला, ये तो इसके आप टाइमिंग को समझिए। जनता जो है ना, वो आज के समय बहुत बुद्धिमान होती है। एक के बाद एक जो ये ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये खुद दर्शा रहा है कि किस तरह से पूरी की पूरी एक तरह से जिसको कहते हैं पथ कथा लिखकर, डायरेक्शन देकर, और मुझे संदेह है, मैं भी नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूं, लेकिन इस पटकथा के और इस फिल्म के भी जो डायरेक्टर होंगे वो माननीय दिग्विजय सिंह जी होंगे, क्योंकि उनका दिमाग ऐसी चीजों में बहुत चलता है, खुराफात वाली। तो आप ये देखिए कि 50 लाख जैसी जो रकम है महाराज साहब के लिए, सिंधिया जी के लिए क्या लगती है? पूरी की पूरी कांग्रेस खरीद के फेंक दे गटर में। इतने बड़े इतने पैसे वाले शख्स थे वो, 50 लाख की बात जो कर रहे हैं ना, तो ये तो अपने आप में जनता ही विश्वास नहीं करेगी। डॉक्टर गुलरेज, एक विपक्षी सियासी दल को अब गटर वटर में फेंकना जैसी भाषा तो आप जैसे गंभीर आदमी से मैं उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन अगर इल्जाम लगा है तो चर्चा तो होगी। और सिंधिया जी अभी बीमार है,
वैसे वो ऑडियो जिसका जिक्र रविंद्र जैन साहब कर रहे हैं, वो ऑडियो काफ़ी दिन पहले वायरल हुआ था और सिंधिया साहब उस समय उसकी सफाई भी दे सकते, स्पष्ट भी कर सकते थे या उनकी ओर से कोई बता सकता था, लेकिन अभी तक वैसी कोई जवाब आया नहीं है। और ये वो उस समय का ऑडियो है जब वो कांग्रेस नेता थे, बड़े नेता थे कांग्रेस के। तो कोई अगर इस तरह की बात होगी तो सामने आकर किसी न किसी को कहना तो पड़ेगा, कोई ना कोई बताना पड़ेगा किसी को कि ये है क्या। और अगर आपको लगता है ये सब डॉक्टर्ड है, झूठा है, तो सरकार आपकी है, FIR तो होनी चाहिए। बिल्कुल, FIR क्या जांच पूरी होगी और आप देखेंगे कि बहुत सारे जानवर जो है वो पिंजरे में भी बंद होंगे। तो आपको आपत्ति सही थी कि गटर में फेंकने का शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन जब सिंधिया जी ने कहा था कि मैं सड़क पर आ जाऊंगा, तो कमलनाथ जी ने कहा तो आ जाओ, तो पूरी की पूरी सड़क पर आ गई। आज खुद कमलनाथ जी, उनके जितने भी चेले चपाटे थे, सब सड़क पर आ गए। तो आप देखिए ना, मैंने इसलिए इसको उस संदर्भ में ही नोट किया है और कहा है। अब मैं आपको देखिए थोड़ा सा मैं चावला जी से पूछूंगा। चावला जी, आप ये बताइए कि आप लोग बार बार कहते थे कि हमने कृषकों का जो ब्याज वो जो ऋण था वो माफ कर दिया, लेकिन आप आज तक भी ट्रेजरी का एक पेपर नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि माफ नहीं हुआ। किसी का 25 रुपए, किसी का 300 रुपए, किसी का 5,000 रुपए माफ कर दिया। क्या अभी आप बताइए कि कितने आपके समय कितने बेड्स थे ICU के? आप बोल रहे हैं कोरोना वायरस और ये सब बातें, कितने बेड्स थे? आप आज भी संख्या बता सकते हैं उस चीज की? पूरे प्रदेश में कितने बेड्स थे? क्या कहेंगे मनोज चावला? 15 सालों में जो घंटाधार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मध्य प्रदेश का किया वो आपके सामने है। केवल 1.5 महीने की सरकार हमारी थी, 1.5 महीने हम लोग कितना क्या कर पाते? 1.5 महीने की 1.5 साल, 1.5 महीने की 1.5 साल, 1.5 साल की सरकार हमारी थी। 1.5 साल में जो माननीय मुख्यमंत्री जो बना वो हमने किया। 1.5 साल के अंदर आप सरकार चल रही है, कोरोना महामारी में आप स्वास्थ्य मंत्री का हाईजेक कर लेते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी को वो कर लेते हैं, तो क्या हालत होगी इस प्रदेश की? जी नहीं, देखिए जहां तक आप कह रहे हैं डॉक्टर गुलेश आपका टाइम नहीं है, अभी आपका टाइम आया नहीं। दूसरा ये लगातार कह रहे हैं कि आप डॉक्टर्ड वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा ये कि ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह इस तरह की चीज़ें करते हैं, उनकी रणनीति का हिस्सा है। और शिवराज सिंह कह रहे हैं कि ये पाप जो है वो पाप का जिक्र कर रहे हैं। वो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अभी तक किसी ने खंडन नहीं किया कि उन्होंने पैसे नहीं लिए हैं। तो ये जो सारी तरह की चीज़ें हैं। और दूसरा जो रविंद्र जैन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि मैदान में आप कुछ कर भी रहे हैं, कहीं दिखता तो नहीं है बहुत। क्या इसी तरह से ऑडियो वीडियो वायरल करके ही काम चलाएंगे या मैदान में भी कुछ करने वाले हैं आप? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता मैदान में लगा है। मुझे खुद पार्टी ने स्वास्थ्य की जवाबदारी दी है, हम लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो हमारे कार्यकर्ता हम लोग को ऊपर प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, वो काफी घिनौनी हरकतें की जा रही है। मुझे खुद पर 2 प्रकरण अभी तक 188 के लॉकडाउन के उल्लंघन के कर दिए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कोई प्रकरण दर्ज नहीं किए जा रहे। जी। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मैदान में है और जो आने वाला समय है वो कांग्रेस का है। कांग्रेस की सरकार प्रदेश में वापस पुनः आएगी। कैसे लगता है कि आप वापस आएंगे? आपके 22 लोग आपका साथ छोड़ गए, उसमें एक का निधन हो गया, तो 23 विधायक अब आपकी पार्टी में आपके साथ नहीं है। सरकार बनाने के लिए जो संख्या है वो बहुत कम अंतर है दोनों में। तो ऐसे में आप कैसे उस कमी को, उस अंतर को कैसे पाट पाएंगे? बहुत लंबा अंतर है। और वहीं बीजेपी एक बड़ा संगठन है, बड़े संगठन के तौर पर वो काम करती है और उसके पास अब सरकार भी है, प्रदेश में भी है, देश में भी सरकार है। और जैसा कि आप खरीद फरोख्त की बात करते हैं तो जाहिर है उसके पास धन भी बहुत अधिक है। तो कैसे निपटेंगे आप इन सब चीज़ों से? बच चुकी है। जिस तरह प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई, जनता पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में, और जो उपचुनाव 24 जगह होने वाला है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में जीत दर्ज करेगी और पुनः सरकार। चलिए रविंद्र जैन साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग जो सड़क पर आते हैं, कहीं जाते हैं, जनता के बीच में जाने की कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं। खबरें तो हम लोगों के पास भी आई हैं इस तरह की, लेकिन वो कहते हैं उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा और ये खुद खुलेआम घूम रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसमें क्या सच्चाई देखते हैं? इसके अलावा डॉक्टर गुलरेज
गटर और इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में हमें ऐसी भाषा भी सुननी पड़ेगी मध्य प्रदेश के चुनाव में? वैसे मध्य प्रदेश की परिपाटी लगभग रही नहीं है ऐसी। देखिए रिजवान भाई, बिल्कुल ये बात सही है कि जिसकी सत्ता रहती है वो सत्ता का उपयोग दुरुपयोग करता है। और ये निश्चित तौर पे मैं ये देख रहा हूं कि भोपाल में एक व्यक्ति अपनी बेटी की शादी का आवेदन लेकर कलेक्ट्रेट में खड़ा हुआ है और कलेक्टर के लोग उनको डांट कर कह रहे हैं कि 10-10 लोग से ज्यादा नहीं आएंगे, आप मैरिज गार्डन में शादी नहीं कर सकते, मंदिर में शादी नहीं कर सकते, आपको घर के अंदर से विदा करनी होगी बेटी। ये तमाम सारे हमारे फंक्शन है कि शादी से पहले बेटा बेटी के घर नहीं जाता, बेटी बेटे के घर नहीं आती। अब शादी हो तो हो कहां, किसके घर शादी हो, ये तमाम सारी समस्याओं से जब जनता जूझ रही है, तब हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 300 लोग पार्टी ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, बसें भर भर कर आ रही हैं। आप यदि दूसरा कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो उस पर धारा 188 लगा रहे हैं आप। निश्चित तौर पर सत्ता का इस तरह का जो दुरुपयोग कर रहा है प्रशासन, ये निश्चित तौर पर कम से कम ये निष्पक्षता का उदाहरण नहीं है। दूसरी बात, अभी जो गुरुदेव जी ने बताई कि जो सिंधिया जी की ऑडियो को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो फर्जी है और ये सब उल्टा है, मैं ये इनको बता देना चाहता हूं कि ये ऑडियो उस समय की है जब वो कांग्रेस में थे, और ये 2018 में यदि आपके हाथ लग जाती ना तो आपको ऐसा लगता कि आपके पास तो कोई बम मिल गया है और हम तो तत्काल पटक लेंगे इनको, क्योंकि ये आप ही इसको लेके आते सबसे पहले। आज देखिए समय की बात है कि मंगलवार को अनीता जो अशोकनगर की पार्षद है, मैं बिल्कुल रैस उद्घाटन कर रहा हूं, कि भोपाल आती हैं, भोपाल में एक कांग्रेस के पूर्व मंत्री को वो ऑडियो दिया जाता है और वो उसको जबलपुर भेजते हैं और वहां से वो ऑडियो वायरल होता है। ये तमाम सारी कहानियां मुझे पता है, लेकिन क्या हो रहा है कि इस समय सिंधिया दोनों तरफ से पिस गए हैं। इधर कांग्रेस उनको फंसाने की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस वालों को कह दिया है कि शिकायत आए तो तत्काल शिकायत दर्ज करो, तत्काल इसका प्रचार करो। भारतीय जनता पार्टी सिंधिया जी का कहीं भी संरक्षण करती हुई नहीं दिख रही है। मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी और गारंटी से चैनल पर बोल रहा हूं कि सिंधिया जी आश्वस्त हैं। अभी तक इस ऑडियो को लेकर एक भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने नहीं आया है। आज ग्वालियर में 2 बड़े नेताओं का जन्मदिन मन रहा है भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र सिंह तोमर का और विवेक सेजवलकर साहब का। आपको जानकर आश्चर्य होगा रिजवान भाई, एक भी पोस्टर में, एक भी बैनर में सिंधिया पूरी तरह से गायब कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे विष्णुदत्त शर्मा हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र सिंह तोमर, सबके फोटो तो लगे हैं पर सिंधिया जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। एक बात और बता दूं कि 6 पूर्व मंत्रियों का भविष्य दांव पर लग गया है ग्वालियर में। 6 में रुस्तम सिंह है, आप मान के चलिए लाल सिंह आर्य हैं, जयवान सिंह पवैया हैं, अनूप मिश्रा हैं, माया सिंह है और नारायण सिंह कुशवाहा है। ये 6 की 6 एक होकर बैठे हुए हैं ग्वालियर में। वो 6 की बर्दाश्त नहीं कर पा रहे सिंधिया जी के लोगों को। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा यदि नुकसान होगा तो इस बात का नुकसान होगा, और कांग्रेस इसी के लिए उम्मीद लेकर बैठी है। कांग्रेस तो चाहती है कि हमारे भाग से छीका टूट जाए और हम सत्ता में आ जाए। कांग्रेस को उम्मीद पूरी इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी लाइन खींची हुई है ग्वालियर में। ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा से लेना चाहती है। सिंधिया का विरोध करना है तो अपनी सुविधा से करेंगे, सिंधिया को पार्टी में लेना है तो अपनी सुविधा से लेंगे। कल तक प्रभात झा सारी फाइलें लेकर घूमते थे सिंधिया के खिलाफ और उन्हें मुंह माफिया बताया करते थे। आज गले लगाना उनकी मजबूरी हो गई है। आप भी सिंधिया के गुण गा सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सिंधिया को पार्टी में तो ले आए हैं आप, लेकिन पार्टी में सम्मान यहाँ भी उनको वो मिल नहीं रहा है जिस असम्मान के कारण वो कांग्रेस छोड़कर आए थे। इस बात को आप माने या ना माने? जी, आप कह रहे हैं कि उस कमलनाथ ने कहा कि सड़क पर उतर जाओ तो उन्होंने पूरी कांग्रेस सड़क पर ला दी, लेकिन जैसा जिक्र हो रहा है या जिस तरह की सिंधिया खेमे में फिक्र है, सिंधिया भी सड़क पर आ गए। सिंधिया श्रीमंत नहीं रहे, आपकी सूची में अब वो श्रीमंत नहीं है। कांग्रेस लगातार श्रीमंत कहती रही है। सिंधिया जिस स्थिति में थे उनके मंत्री भी नहीं बन पाए, 2 ही मंत्री बन पाए हैं। लगातार वो मंत्री बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। अब वो अस्वस्थ भी हैं, पोस्टरों पे वो नजर नहीं आते। उनके समर्थक नेता, ऑडियो नहीं आ रहा, फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ, मैं दोहरा देता हूँ जी। सिंधिया ने कहा कि हम सड़क पर आ जाएंगे, कमलनाथ ने कहा आ जाओ, और सिंधिया ने पूरी कांग्रेस सड़क पर ला दी। लेकिन सिंधिया भी एक तरह से सड़क पर ही नजर आने लगे हैं। उनको, उनके समर्थकों को क्या वो तरजीह मिल रही है, एक बड़ा सवाल है। ये बहुत चर्चा में भी है, कांग्रेस इस मुद्दे को बार बार उठाती भी है, साथ ही पोस्टरों से वो नदारत है। तो ऐसी परिस्थितियों में
और वो 6वें नंबर पे है सूची में, प्रदेश की सूची में। जो सिंधिया कांग्रेस की सूची में, देश की सूची में दूसरे तीसरे नंबर पर होते थे, तो प्रदेश की सूची में 6वें नंबर पर है। तो ये जो सारी चीजें हैं, और एक भी नेता, जैसा रविंद्र जैन कह रहे थे, एक भी नेता उनके समर्थन में बयान देता हुआ नजर नहीं आता है। उनके समर्थक नेताओं के कुछ ऑडियो वैसे वो कुछ अधूरे, आधे अधूरे से ऑडियो हैं, लेकिन ये इसलिए कि वो हमारे ही चैनल, हमारे सहयोगी चैनल डीजीआना न्यूज़ में चला था, उसमें वो पूरी बात जो थी वो नहीं थी, लेकिन एक ऑडियो, एक हिस्सा वो चलाया गया कि माफ़ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। तो इस तरह की भी जो चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों का कोई खंडन नहीं कर रहा है, कोई उनके पक्ष में नज़र नहीं आ रहा है, या कोई नज़र आने की कोशिश नहीं है। और जो 6 विधायक पूर्व मंत्रियों का जिक्र कर रहे थे रविंद्र जैन, वो भी एक तरह से लामबंद होते से नज़र आ रहे हैं। क्या ये सारी परिस्थितियां चुनाव में जाने के लिए आपके लिए बड़ी चुनौतियां हैं? अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा आपसे। रिजवान जी, जो ये बात बिल्कुल गलत है कि पार्टी उनके समर्थन में नहीं आ रही। पूरी की पूरी पार्टी उनके समर्थन में है, और कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जब प्रवक्ता बोलता है तो पार्टी का उस समय वो मुंह होता है, वो पार्टी का आधिकारिक स्टेटमेंट होता है। मैंने जितनी भी बात की सिंधिया जी के फेवर में की, तो मैं बोल रहा हूं वर्तमान में आपके चैनल पर तो पार्टी बोल रही है बतौर प्रवक्ता, तो हमारी पूरी पार्टी सिंधिया जी के साथ है और सिंधिया जी हमारे साथ है। अब आप बोल रहे हैं कि सूची में किसका नाम पहले था, किसका सेकंड था, किसका 6वां नंबर था, ये तो हमारा आंतरिक विषय है, हमारे संगठन का विषय है। संगठन डिसाइड करता है किसका नाम कौन से नंबर पर आएगा, उसमें किसी को आपत्ति होना भी नहीं चाहिए। जब सिंधिया जी को भी आपत्ति नहीं है, ये संगठन की एक परिपाटी है जो कि पूरी तरह से हमारा आंतरिक विषय होता है। जहां तक आप बोल रहे हैं पोस्टर्स का विषय है, देखिए जब पार्टी आधिकारिक रूप से पोस्टर लगाती है तो डेफिनेटली सिंधिया जी का भी फोटो होता है और होगा भी सही। अब जो कोई कार्यकर्ता लगाता है, जिस नेता से वह जुड़ा हुआ है, तो वो उसका लगाता है, उसमें कोई पार्टी से वो पूछता भी नहीं है लगाने से पहले, न पार्टी उसको आदेशित निर्देशित करती है। तो सिंधिया जी हमारे हैं, हम सिंधिया जी के हैं। जहां तक आप 6 मंत्रियों का विषय है, आप प्रभात जी से आप बात कीजिए, चाहे आप माया सिंह जी से बात कीजिए, इनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं है जो पार्टी की जो लाइन है उसको तनिक भी 1 इंच भी क्रॉस करे। तो कोई विषय ही नहीं है सर। चलिए, कोई विषय ही नहीं है, और बिना आग के धुआं उठ रहा है। चलिए, इस खुशफहमी में हम सबको रहना चाहिए, आप भी हैं, रहिए। आप कह रहे हैं वो कार्यकर्ता की इच्छा है कि वो पोस्टर में नाम नहीं लगाता है, लेकिन वो इच्छा तो ठीक है उसकी, लेकिन स्वीकारता तो नहीं है। अगर स्वीकारता होती तो कम से कम वहाँ सारे नेताओं की फोटो थी, एक सिंधिया जी भी उसमें शामिल हो जाते। जाहिर है अभी स्वीकारता नहीं है। सिंधिया जी के समर्थक लोग, जो कभी उनके समर्थक थे, अब उनके खिलाफ लापता के पोस्टर लगा रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, उस पर FIR भी हो रही है। और जो मनोज चावला एक बात कह रहे थे कि आप बड़ी बड़ी संख्या में निकल जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन वो विधायक हैं, अगर वो निकलते हैं तो 188 की 2 मामले दर्ज हो गए उनके खिलाफ। तो क्या ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं आप? बिल्कुल भी नहीं सर, हमने जो भी करते हैं वो प्रशासन को जानकारी देकर, अनुमति लेकर करते हैं। कोई भी व्यक्ति भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, विधायक हो या सांसद हो, यदि कानून को तोड़ेगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन मनोज भाई साहब से मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा, आपकी पार्टी प्रभारियों की सूची तो जारी कर सकती है, उसमें तो किसी की अनुमति नहीं लेना, उसमें तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना, क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जैसे ही आप सूचियां जारी करेंगे, जूतम पजेर हो जाएगी, बुरी तरह से आपस में सिर फुटबॉल हो जाएगी, क्योंकि आपकी इतनी कला है, अंतर कला से ग्रसित है आप, इसलिए आप नहीं कर सकते। वो हम तो कर देते हैं, हम अपने लोगों को भी सामने लाते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर देते हैं, हम सूचियां भी जारी करते हैं, प्रभारी अपने काम पे भी लग जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि पार्टी संगठित है, दल एक है। आपके यहाँ तो जूतम पजेर हो जाएगी, तो आप कैसे करेंगे? आप करके दिखाए ना, हम तो कह रहे हैं आप करें। मैं सोच रहा था डॉक्टर गुलेज, मैं सोच रहा था कि अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लूंगा, लेकिन अब आप चाहते हैं कि अंतिम प्रतिक्रिया उन्हीं से ले लूं, तो ले लेता हूं। मनोज जी प्रभारी नहीं बनाए गए कह रहे हैं डॉक्टर गुलरेज, जूता नहीं, उम्र में सबसे छोटा चारों में मैं हूं, तो अंतिम प्रक्रिया का अधिकार मुझे रहेगा।
अब चूक गए आप, आपने अपना अवसर होने दे दिया। आप बोल रहे हैं आप संगठनात्मक आपने प्रभारी बनाते हैं, मैं चाहता हूँ मंत्रिमंडल का गठन क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्या कारण है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंतरिक्ष आपकी पार्टी में, हमारी पार्टी में नहीं है। हमारे सब विधानसभा प्रभारी बना दिए गए और सब अपना काम कर रहे हैं। चलिए मैं उत्तर दूं रिजवान जी? सवाल दर सवाल। डॉक्टर गुलरेज, मेरे पास वक्त नहीं है। अब मंत्री क्यों नहीं बनाया, उस पर बहुत सवाल बहुत बार हो चुके हैं और बहुत तरह की चीजें हो चुकी हैं। और अब तो राज्यसभा चुनाव के बाद ही बनाएंगे मंत्री, इससे पहले तो आप बनाने से रहे, तो फिर चर्चा कर लेंगे उस पर कभी। हाँ, बना क्यों नहीं पाए इसके आप बहुत ढेर सारे जवाब देंगे, लेकिन बना नहीं पाए ये सच है। तो चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इन चर्चाओं के बीच बस वही है कि क्या कांग्रेस इस तरह के ऑडियो वीडियो के भरोसे चुनाव लड़ने वाली है, अपने कार्यकर्ताओं को वो मैदान में भेज पा रही है या नहीं भेज रही है, ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल हैं। वो जो सवाल उठेंगे, ये अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपेक्षाकृत मजबूत होता है और वो देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भी करते हैं और पन्ना प्रमुख तक उनके पास होता है। अब कांग्रेस कैसे लड़ेगी, किस तरह से लड़ेगी, ये तो कांग्रेस को बताना है, कांग्रेस को समझना भी है। और जनता के बीच कांग्रेस जाहिर है मौजवेट पार्टी रही है। हाँ, अब आजकल भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं की बड़ी अपील है जनता के बीच, लेकिन कांग्रेस अपने उसी अंदाज उसी धैर्य से चलने वाली है या संगठन भी कहीं मैदान में दिखेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस वर्चुअल ज़माने में वर्चुअल के आधार पर ही बहुत ढेर सारी चीज़ें हो रही हैं। कहीं ऑडियो वायरल किया जाता है, कहीं वर्चुअल मीटिंगें होती हैं, और इस आभासी दुनिया में जनता कितना आती है, कैसे आती है, किसे ख़रीदा गया, किसी ने ख़रीदने का खंडन क्यों नहीं किया, जैसे सवाल आते रहेंगे जाते रहेंगे। और पापी कौन है, इस पर भी सवाल होगा। और हम तो यही पूछते हैं कि ऐसा एक नाम बताओ जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। लेकिन मेरी कमीज़ उजली है और तुम्हारी कमीज़ मैली है, सियासत में आजकल सबसे ज़्यादा यही होता है। तो चलिए देखेंगे आने वाले वक्त में क्या होता है इस तरह की चीज़ों का। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।